हेलो फ्रेंड्स, पुनः आपका MS टीम एजुकेशन में स्वागत है, अभिनंदन है। चलिए अब हम आगे चलते हैं। मैं आपको क्लास 6 to 8 के लिए सौर मंडल पढ़ाया था और सौर मंडल में आपको सारा कुछ बता दिया था। आज हम लोग उसके अभ्यास को करेंगे। सौर मंडल के आज अभ्यास प्रश्नावली को देखेंगे। उसके पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन दिया था कि पृथ्वी के सबसे नज़दीक कौन सा ग्रह है, तो शायद आप लोगों ने किए होंगे। तो पृथ्वी के सबसे नज़दीक शुक्र ग्रह की स्थिति है, अर्थात पृथ्वी के सबसे नज़दीक शुक्र ग्रह है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग प्रश्न नंबर 1 से शुरू करते हैं। आज का प्रश्न है पहला, ग्रह और तारे में क्या अंतर है। ग्रह और तारे में क्या अंतर है, ये आज हम लोग जानेंगे। तो मैं आप लोगों को बताया था ग्रह किसे कहते हैं, तारे किसे कहते हैं। ग्रह, चलिए आज हम इसका उत्तर देख लेते हैं। उत्तर, ग्रह वह होता है जिसके पास अपना ऊर्जा और प्रकाश नहीं होता है, बल्कि तारे के प्रकाश से वह प्रकाशित होता है। ठीक है, और तारे उसे कहते हैं जिसका अपना खुद का प्रकाश होता है। ठीक है, तो आइए हम इसको लिखते हैं। ग्रह वह होता है जिसके पास ऊर्जा और प्रकाश होता है। ठीक है, और तारा वह होता है जिसका ग्रह वह होता है जिसके पास अपना ऊर्जा और प्रकाश नहीं होता है। ठीक है, और तारा वह होता है जिसके पास अपना ऊर्जा और प्रकाश होता है। जैसे आप देख लीजिए, सूर्य एक तारा है और पूरे सौर मंडल का मुखिया है। आप देखते हैं परिवार में कि जो मुखिया होता है वह पूरे परिवार के सदस्यों को ऊर्जावान करता रहता है। उसी तरह से आपका सूर्य एक तारा है जो पूरे सौर मंडल को ऊर्जा और प्रकाश से ऊर्जावान करता रहता है। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिएगा। अब मैं बता दूं, दूसरा क्वेश्चन है, सौर मंडल से आप क्या समझते हैं। सौर मंडल से आप क्या समझते हैं, इसके बारे में मैं बताया था कि सूर्य और सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाने वाले ग्रहों के चारों तरफ चक्कर लगाने वाले उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, उल्कापिंड आदि के सभी मंडल को मिला करके सौर मंडल कहते हैं। तो चलिए लिख लेते हैं उत्तर इसका। सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाने वाले ग्रह तथा ग्रहों के चारों तरफ चक्कर लगाने वाले उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, उल्कापिंड आदि के मंडल को सौर मंडल कहते हैं। ठीक है, इतना आप लोग क्लियर हो गया होगा। चलिए मैं आपको बताता हूं, 1 मिनट रुक जाइए। ऊपर वाला मिटा दे रहा हूं, मैं आपको समझा दे रहा हूं, देख लीजिए। जैसे मैं आपको बताया था कि जो सूर्य है ये सौरमंडल के मध्य में है। सूर्य है जो सौरमंडल के मध्य में है
और सूर्य के चारों तरफ ग्रह चक्कर लगाते हैं। क्या करते हैं? ग्रह चक्कर लगाते हैं। ठीक, अब कुछ ग्रहों के उपग्रह होते हैं, जैसे मान लेते हैं कि ये उपग्रह है। उपग्रह ये क्या करते हैं? उपग्रह ग्रहों का चक्कर लगाते हैं, जैसे ये देखिए इनका चक्कर लगाते हैं। कुछ मान लीजिए कि क्षुद्र ग्रह, उल्कापिंड आदि होते हैं, ठीक है ना, इसके चारों तरफ। तो देखिए ध्यान से, सूर्य और सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाने वाले ये ग्रह, ग्रहों के चारों तरफ चक्कर लगाने वाले उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, उल्कापिंड आदि, पूरा ये जो सारा मंडल है इसी को हम क्या कहेंगे? सौर मंडल कहेंगे। तो मुझे पूरा उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूर्य से उनके दूरी के अनुसार सभी ग्रहों का क्रम बताना है, नाम बताना है। तो ये मैं आपको विधिवत फिगर के साथ बनाकर बता दिया था, एक बार नोट कर दे रहे हैं आप लोग, इसको याद रखिएगा। पहला है सूर्य के सबसे नजदीक बुध, दूसरे नंबर पे है शुक्र, तीसरे नंबर पे है पृथ्वी, चौथे नंबर पे है मंगल, पांचवें पे है बृहस्पति, छठे पे है शनि, सातवें नंबर पे है अरुण, आठवें पे है वरुण। ये 8 ग्रह हैं। दूरी के अनुसार, सूर्य से दूरी के अनुसार इनका क्रम है, इनका नाम है। इस सबका मैं पहले वाले पार्ट, फर्स्ट वाले वीडियो में पूरा इंग्लिश वगैरह में भी नाम इसको बता दिया हूँ। चलिए अब आप चलते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी को अद्भुत ग्रह क्यों कहा जाता है? तो ध्यान से सुनिए, पृथ्वी अद्भुत ग्रह क्यों कहा जाता है? पृथ्वी ही एक ऐसा ग्रह है पूरे सौर मंडल में, या मैं कह दूं कि पूरे ब्रह्मांड में इस समय अगर हमें पता है या रहने लायक, जीवन जीने लायक अगर कोई ग्रह है, कोई स्थान है, तो बस एकमात्र है पृथ्वी। हाँ, ये अलग बात है कि जैसे जैसे हमारा तकनीकी विकास हो रहा है, टेक्निकल विकास हो रहा है, तो पता लगाया जा रहा है, जैसे मंगल ग्रह पे संभावनाएं व्यक्त किया गया है कि हो सकता है कि भविष्य में रहने लायक वहाँ पे हो जाए, जबकि हमारा अभी टेक्निक उतना विकसित नहीं है कि जाकर के हम अभी रहना शुरू कर दें। तो एकमात्र ग्रह है पृथ्वी जिस पे हम रह सकते हैं। तो ये क्या है, मैं आपको बता दूं कि जल जो है पृथ्वी पे, जल 71% है। कितना? 71% है। और स्थल जो है 29% है। ठीक है, जल और स्थल ये रहा। फिर वायु भी है, वायुमंडल। मैं आपको बता दूं, इसे ध्यान से सुनिएगा। मान लेता हूं कि ये है आपका जल, फिर से हम ये ले रहे हैं वायु, ध्यान से सुनिएगा, और मैं इसको ले रहा हूं 1 मिनट ऐसे करके, और मैं इसको ले रहा हूं स्थल। मैं आपको ये समझाने का पूरा प्रयास कर रहा हूं कि ये अद्भुत ग्रह क्यों है। ध्यान से देखिए, इतना चीज हमारे यहाँ तो एकदम पर्याप्त मात्रा में है। जल है, स्थल है और वायु है। तो इतना चीज पृथ्वी पे है। अगर हम मान लेते हैं कि अगर इसमें से केवल एक चीज को अगर हटा दें, मान लीजिए कि जल को ही हटा दे रहे हैं, बाकी वायु और स्थल रहे, अन्य ग्रहों पे रहे, तो क्या हम जी पाएंगे? कोई जीव जंतु जी पाएगा? बिल्कुल नहीं जी पाएगा, एकदम असंभव है। अगर हम जल को रहने दें, वायु को केवल हटा दें, देखिए जल और स्थल को रहने दें, फिर भी बिना वायु का हम जी नहीं पाएंगे, ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो कोई भी जीवित प्राणी नहीं रह पाएगा। अगर मान लीजिए कि जल और वायु को उपलब्ध हो कहीं पे, फिर स्थल ना हो, स्थल के बिना भी हम नहीं जी पाएंगे। भोजन कहाँ से मिलेगा? जो अन्न पैदा हो रहा है मिट्टी से, कहाँ से मिलेगा? रोड कहाँ से, सड़क कहाँ से विकास करेगा? आप जो भवन में रहते हैं, भवन कहाँ बनेगा? तो इन तीनों के बिना जीवन संभव नहीं है। और ये तीनों चीज हमारे पृथ्वी पे पर्याप्त मात्रा में मौजूद है, इसलिए हम इस पृथ्वी को अद्भुत ग्रह कह सकते हैं। और ध्यान से देखिए, इन तीनों को मिलाने के बाद एक क्षेत्र और आपका यहाँ बन जा रहा है। देख रहे हैं, ये जल का भी क्षेत्र है,
वायु का भी क्षेत्र है और स्थल का भी क्षेत्र है। ये देखिए, ये तीनों को मिलाने के बाद एक और क्षेत्र का निर्माण हो रहा है। ये आगे आपको जो पर्यावरण के बारे में पढ़ाया जाएगा तो वहाँ मैं जरूर बताऊंगा। तो इस क्षेत्र को हम क्या कहेंगे? इस क्षेत्र को हम जैव मंडल कहते हैं। इतना आप लोग याद रखिएगा। ये जल मंडल हो गया, ये वायुमंडल हो जाएगा और ये स्थल मंडल हो जाएगा। और तीनों जहां आपस में मिलेगा, जो क्षेत्र मिलेगा वह क्षेत्र जैव मंडल होगा। जैव मंडल का मतलब जहाँ पे जीवन संभव है, जीव जंतु कीड़े मकोड़े पेड़ पौधे मानव सभी लोग रह सकते हैं, वहां पे उस क्षेत्र को जैव मंडल कहते हैं। तो मुझे पूरा उम्मीद है कि ये चीज आप लोग नोट कर लेंगे कि पृथ्वी को अद्भुत ग्रह क्यों कहा जाता है। चलिए इसके बाद में और आगे बताता हूँ क्वेश्चन, इसको नोट कर लीजिए। चलिए आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, पांचवा प्रश्न है आपका कि किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहते हैं? मैं आपको बताया था पहले दिन, किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहते हैं। जुड़वा ग्रह कहते हैं तो क्यों कहते हैं, ये भी चीज मैं आपको बताया था। तो आप ध्यान से जान लीजिए। आपका ऑप्शन इसमें दिया है बृहस्पति, शनि और शुक्र। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग ध्यान देते होंगे। इसमें आपका करेक्ट आंसर होगा शुक्र। शुक्र ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहते हैं। ऐसा क्यों कहते हैं मैं ये बताया था कि सूर्य के बाद जो आपका ये सूर्य है, उसके बाद बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, मतलब 8 ग्रह हैं। मैं आपको ये बताया था कि शुक्र और पृथ्वी ये दोनों करीब द्रव्यमान और आकार में लगभग समान है। क्या है? आकार और द्रव्यमान में लगभग एक समान है, इसलिए इनको जुड़वा ग्रह कहते हैं। ठीक है। अब भाई आपने देखा होगा कि आपके गांव में जुड़वा अगर बच्चे दिखाई देते होंगे तो जरूर उनमें समानता दिखाई देती होगी। ठीक है। तो उसी तरह से ये द्रव्यमान और आकार में लगभग बराबर होने के कारण इनको जुड़वा ग्रह कहा जाता है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूर्य से तीसरा सबसे नजदीक ग्रह कौन है? तो मैं आपको पूरा क्रम भी बता दिया था, आज भी बता दिया हूं। सूर्य से तीसरा सबसे नजदीक ग्रह कौन है? तो आप याद रखिएगा, बुध, शुक्र, पृथ्वी, ये आपका 3 ऑप्शन है। तो मैं आपको बताया था, पहला है बुध, दूसरा है शुक्र और तीसरे क्रम पे है पृथ्वी। क्या है? पृथ्वी। तो आपका राइट आंसर ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर किस प्रकार के पथ पर चक्कर लगाते हैं, अर्थात उनका रास्ता क्या है? ठीक है। मैं आपको बता दूं कि आपका ये ऑप्शन है द्वितीय पथ पर, आयताकार पथ पर और दीर्घवृत्ताकार पथ पर। तो आपको मैं बता दूं कि ये आप सूर्य है, मान लेते हैं ये सूर्य है। ठीक है। सूर्य मैं आपको बताया था कि ऐसे पूरा ग्रह है जो ऐसे करके दीर्घवृत्ताकार, याद रखिएगा, ऐसे चक्कर लगाते हैं जिसको क्या कहते हैं? दीर्घवृत्ताकार पथ। ठीक है। तो हमारा जो है सूर्य के चारों तरफ जो ग्रह है वो दीर्घवृत्ताकार पथ पे चक्कर लगाते हैं। तो इस प्रकार आपका ये आंसर सी सही होगा। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। ध्रुव तारा से किस दिशा का ज्ञान होता है? ध्रुव तारा, मैं आपको बताया कि जैसे ही रात शुरू होती है अर्थात सूर्यास्त होता है तो आसमान में देखने के बाद असंख्य तारे, पहले 1 2 3 4 सैकड़ा 200 1000 मतलब संख्या में बढ़ती जाती हैं और एक ऐसा समय आता है कि पूरा आकाश रात को टिमटिमाता हुआ नजर आता है, जिसमें बड़े छोटे करके तमाम तारे दिखाई देते हैं। तो आप इसमें देखिएगा, मैं आपको बता दूं कि उत्तर दिशा का ज्ञान हमें ये ध्रुव तारा कराता है। ध्रुव तारा किस दिशा का?
उत्तर दिशा का ज्ञान कराता है। जैसे आप देखेंगे उत्तर दिशा में तो एक चमकता हुआ तारा दिखाई देगा, जिसे ध्रुव तारा कहते हैं। आप ठीक ध्यान से सुन लीजिए। यहाँ देखिए, जैसे आप देखेंगे तो कुछ स्टार ऐसे करके आपको दिखाई देते होंगे, ध्यान से देखिएगा। रुकिए, थोड़ा सा मैं ऊपर वाला मिटाकर मैं आपको बता रहा हूं। ध्यान से देखेंगे, एक एक चीज करके सारी चीजें आपको समझ में आ जाएगी। ऐसे ध्यान से देखिएगा, ऐसे करके तारा आपको दिखाई दे रहा होगा। ध्यान से देखिएगा, एक तारा ऐसे दिखाई देता होगा। ऐसे 7 तारों का एक क्रम दिखाई देता होगा, उसको आप ध्यान से देखिएगा, सीधा सा उत्तर दिशा में दिखाई देता होगा। तो ये जो तारे सातों हैं, ये 7 ऋषियों के नाम पर इनका नाम पड़ा है, जिसे हम सप्तऋषि तारा कहते हैं। क्या कहते हैं? सप्तऋषि तारा। इसको याद रखिएगा, इन सप्तऋषि तारा कहते हैं। और ध्यान से आप जब देखेंगे उत्तर दिशा की तरफ खड़ा होके, तो ये दोनों तारे एक लाइन बनाते होंगे, जाएंगे आगे। जब आगे जाएंगे तो आपको एक तारा दिखाई देगा, जिसे हम ध्रुव तारा कहते हैं। क्या कहते हैं? ध्रुव तारा कहते हैं। अर्थात इस सप्तऋषि तारा जो ये आपका बन रहा है, इस तारे के इन दोनों तारों को एक सीध में करके देखेंगे तो आगे जब कुछ देर पे जाएंगे तो आपको एक चमकता हुआ तारा दिखाई देगा, जो और तारों की अपेक्षा ज्यादा चमक रहा होगा। वही तारा ध्रुव तारा होता है, और ये हमेशा उत्तर दिशा का निर्धारण करता है। अर्थात जब भी आप देखेंगे तो केवल उत्तर दिशा में ही दिखाई देगा। जैसे बच्चों मैं बता दूं कि थोड़ा सा पहले चलें, जब कि आपके सामने टेक्नोलॉजी इतना विकसित नहीं हुई थी, घड़ियां नहीं थी, और जिस समय जो दिक्सूचक होता है यंत्र जो दिशा का ज्ञान कराता है, उस समय वो चीज जब उपलब्ध नहीं था, तो हमारे पूर्वज इन्हीं तारों को देख करके और वो अपने दिशा का ज्ञान करते थे। रात को जब ये तारा जिस दिशा में देखते थे तो उनका निश्चित हो जाता था कि यह दिशा उत्तर दिशा को दर्शा रहा है। ठीक है। लेकिन दिन में जब सूर्योदय होता था तो सूर्य के उदय होने के वजह से उनको दिशा का ज्ञान होता था। अर्थात सूर्य हमेशा ही पूर्व दिशा में उदित होता है, उदय होता है, उगता है। इसलिए हमें पता है उस समय के लोग पूर्व दिशा का निर्धारण सूर्योदय से करते थे, और रात को दिशा का निर्धारण इसी ध्रुव तारे के हिसाब से करते थे। तो प्यारे बच्चों, आज के वीडियो में बस इतना ही। मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि मैं जो कुछ भी बता रहा हूं आप लगन से ध्यान से सुन रहे होंगे घर पे। मुझे आशा है कि आप मेहनत करके पढ़ रहे होंगे, बहुत कुछ सीख रहे होंगे। आगे मैं आने वाली वीडियो में आगे कुछ बहुत बताऊंगा। मैं चाहूँगा कि MS टीम एजुकेशन को, इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, तत्पश्चात बेल आइकन दबाएं, ताकि सर्वप्रथम पूरी से पूरी सबसे पहले जो भी यहाँ से वीडियो पर नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। तब तक के लिए धन्यवाद।